हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सैंपल पेपर के जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस किया जा चुका है। सेक्शन ए के लिए 2 वीडियोस रिलीज किए हैं और सेक्शन बी का एक वीडियो मैंने बनाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जिसमें मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी कुछ पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है। मीन्स एज कंपेयर टू सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पर थोड़ा कम टाइम लगने वाला है। तो जो सेक्शन सी की स्टार्टिंग हुई है उसमें 26 से लेकर 30, मतलब जो टोटल क्वेश्चंस हो गए 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए और लिखा है ईच कैरिंग 3 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो कितना है, 3 नंबर का है। मीन्स 3 × 5, तो कितने मार्क्स का हो गया ये 15 मार्क्स का हो गया। जैसे सेक्शन ए 22 मार्क्स का था, सेक्शन बी 18 मार्क्स का था, टोटल बन गए थे 40 मार्क्स हो गए थे वहां पे। तो 15 नंबर का ये है। तो चलिए इसमें स्टार्टिंग करते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे 26 से लेकर 30 तक है। तो चलिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं और इनके रीजंस आपको बताने हैं। जैसे 26 का पहला पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट्स की तरह काम करते हैं। अगर आप डी ब्लॉक के हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो उनमें ये बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ऑलमोस्ट पूरा सब ये मिल ही जाएगा वहां पे। एक्सप्लेनेटरी वे में वहां पर मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, उसके जो रीजंस होते हैं वैसे तो आपके पढ़े हुए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूं। एक तो रीजन होता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेते हैं और इससे क्या होता है जब रिएक्टेंट्स पास आ जाएंगे तो फिर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा रीजन होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, इंटरमीडिएट, और फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या करेगा, जो कैटलिस्ट था उसको रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। तो अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे डी ब्लॉक का, तो वहां पे आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आपको 2 रीजंस जो लिखने हैं, 1 नंबर का है तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो क्या कहेंगे आप, एक तो आप बोल देंगे दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, एड्सॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा आप कहेंगे दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हेंस दे कैन फॉर्म intermediates with one reactant and this intermediate react with other reactant to give product। ठीक है, अगर और छोटा करना चाहें तो वो भी सही माना जाएगा। पहले में केवल लिख दें दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, और दूसरा दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये 2 वजह होती हैं। इसका दूसरा पार्ट है इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर, मतलब कॉपर को +2, कॉपर +2 तक तो बन जाता है, +2 से ऊपर जैसे क्रोमियम +3, +6 तक पहुंच जाता है। ऐसे यहां पर पूछा है कि कॉपर +2 से ऊपर नहीं जाता है इजिली, +2 से ऊपर ले जाना आसान नहीं है। ये है क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर। कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ऊपर ले जाना मुश्किल काम क्यों है? तो
वैसे तो डी ब्लॉक में हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं लग ही नहीं पाते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर दिया जाए तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आप ये बताएंगे कि कॉपर की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से कॉपर को +2 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ले जाना मुश्किल होता है। तो आप लिखेंगे इट इज ड्यू टू वेरी हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। दिस विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है, फर्स्ट और सेकंड हो गए, थ्योरेटिकल थे, आपको बता दिए मैंने। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है Cr2O7, जहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cr2O7 जो होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। वेयर एज टंगस्टन का ऑक्साइड लिया है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और WO3 यहां भी टंगस्टन +6 में है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम MOO3 यहां भी मॉलिब्डेनम +6 में है। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं हैं। क्यों? तो अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे तो हमने वहां पे आपको पढ़ाया है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी जो स्टेबिलिटी होती है डी ब्लॉक में वो बढ़ती है। तो यहां कहा गया है कि ये +6 से +3 की तरफ जाना चाहता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा WO3 एंड MOO3 आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा, एज वी नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स increases down the group in D block, that is WO3 and MOO3 are more stable, hence they are not good oxidizing agents। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस दी गई है। पूरे ही क्वेश्चन की, तीनों ही पार्ट्स की एक इंटरनल चॉइस है, और इंटरनल चॉइस में क्या कहा गया है चलिए देख लेते हैं। जो और करके दिया है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल चॉइस में कहा है, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक इन द फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज आर डिपिक्टेड इन फिगर। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं, मैं यहां पर आपको फिगर बना के दिखाता हूं। फिगर ऐसे बनाया गया है, वैसे तो इसका भी एक लेक्चर है पूरा, आप देख सकते हैं, वहां से सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये फिगर बनाया है, यहां पर इन्होंने टाइटेनियम से स्टार्टिंग की है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और ये है Zn। यहां पे इन्होंने वैल्यू ली है -2, मतलब ये इधर की तरफ जा रहे हो तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर का है? ये है ऑक्सीडेशन नंबर दी नहीं है, लेकिन जब 3D सीरीज की बात की जाती है तो ये M+2 से M की बात की जाती है। -2 है, यहां पे इन्होंने लिया है माइनस का 1.5, ये -1 है, ये 0 है, और ये 0.5 है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो टाइटेनियम को तो इन्होंने यहां कहीं पे ऐसे दिखाया है, ये टाइटेनियम लिया है। ये इन्होंने वेनेडियम को यहां पहुंचाया है, ये हमने डॉट लगा दिया, ये वेनेडियम को पहुंचाया है। क्रोमियम को ये ले गए हैं -1 के पास ले गए हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे। ये क्रोमियम चला गया, यहां से देखोगे तो क्रोमियम पहुंच गया। क्रोमियम के बाद जब बारी आई मैग्नीज की, तो मैग्नीज वाले केस में ये फिर से यहां पे आ गए, ऐसे करके मैग्नीज के बाद जब आयरन की बात हुई है तो आयरन वाले केस में ये वैल्यू पहुंचा दी है करीब करीब -0.5 पे। ये है 0, थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं, यहां पे हमने 0.5 लिया,
ये 0 लिया, ये -0.5 लिया। तो आयरन को इन्होंने पहुंचाया है यहां कहीं पे, यहां पे। फिर आयरन के बाद कोबाल्ट के लिए ये वैल्यू थोड़ी सी ऐसे बढ़ाई है, ये कोबाल्ट हो गया। निकिल के लिए भी थोड़ा सा इस तरीके से हुआ है, और ये वैल्यू कॉपर के लिए ऊपर पहुंच गई है 0.5 के करीब, और फिर से जिंक के लिए ये वैल्यू आ गई है -1 से थोड़ा सा यहां कहीं पे ऐसे। ये इन्होंने वैल्यूज बनाई हैं। और फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहले इधर का पार्ट ये रब कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी गई हैं। अब इससे 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। पहला पार्ट है जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव। अगर आप ध्यान दोगे, कहीं कहीं पे छोड़ दो, मैग्नीज को छोड़ दो और जिंक को छोड़ दो, तो माइनस से कहां जा रहे हैं? थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ये वाला ये छोड़ दो, मैग्नीज छोड़ दो और जिंक छोड़ दो, तो बाकी के केस में आपको क्या दिख रहा है कि जो वैल्यू है वो -2 से कहां जा रही है? 0.5 की तरफ जा रही है। तो इन्होंने पूछा है द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यू अक्रॉस द सीरीज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मतलब इस ऑब्जर्वेशन को आपको समझाना है। क्या समझाना है? कि इन जनरल क्या हो रहा है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो घटती जा रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा जी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला मेरा लेक्चर देखिएगा डी ब्लॉक में, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो टोटल डेल्टा एच टोटल निकाला जाएगा, डेल्टा एच टोटल में एक तो आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब ऐसा तो होता नहीं कि एटम्स अलग अलग हों, पहले क्या करना पड़ेगा? इनको एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगी। फिर क्या होता है? सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज होता है। डेल्टा एच IE1 और IE2 आती है, यहां पे इनका सम आता है। प्लस इसके बाद क्या होता है? डेल्टा एच H/D हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है। तो ये सारी एंथैल्पीज आती हैं इसको कन्वर्ट करने में। देखो, ये एनर्जी देनी पड़ती है जब इनको हम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी आप लिख सकते थे यहां पे। पर ये एनर्जी देनी पड़ती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जीज देनी पड़ती हैं, IE1 IE2 का सम। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? ये निकलती है। तो कहा जाता है कि देने वाली एनर्जी जितनी कम होगी और निकलने वाली एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। तो हुआ क्या? इन्होंने पूछा कि जब यहां से यहां जा रहा है कि नेगेटिव की वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो कम होती जा रही है। तो नेगेटिव वैल्यू के कम होने की वजह क्या हो सकती है? भाई, नेगेटिव वैल्यू के कम होने की वजह ये हो सकती है कि निकलने वाली एनर्जी कम हो रही है और देने वाली एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पे आप सीधा सा एक आंसर दीजिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन के तरीके से लिखिएगा, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज। ये क्वेश्चन है, ऊपर लिख दिया था, इसके ऊपर एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज इज ड्यू टू जनरल, आंसर आपका क्या होगा? इज ड्यू टू जनरल इंक्रीमेंट इन IE1 एंड IE2। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी नेगेटिव वैल्यूज के कम हो जाने की जो जनरल वजह है वो क्या है? IE1 और IE2, मतलब दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज के सम का बढ़ जाना है। तो ये आपको आंसर यहां पर देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए जो ये वैल्यू है वो पॉजिटिव में पहुंच जाती है। अकेला कॉपर ही है जिसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में पहुंच गया, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में नहीं रखना चाहता है, +2 में नहीं रखना चाहता है, +2 से कहां आना चाहता है, 0 आना चाहता है। तो उसके लिए ये कहा जाता है, बहुत सीधी सी बात है, ये जो एनर्जीज हैं ये देनी पड़ी और ये निकली, तो जो एनर्जी निकली है वो कम है, वो इनको बैलेंस नहीं कर पाई। तो आपको आंसर देना होगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 कैन नॉट बैलेंस, कैन नॉट कंपनसेट द कन्वर्जन ऑफ Cu to Cu+2। Cu को Cu+2 कन्वर्ट करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाती है। आप क्या लिखेंगे, द हाइड्रेशन एनर्जी ब्रैकेट में रिलीज्ड एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट द कन्वर्जन ऑफ Cu to Cu+2 ब्रैकेट में रिक्वायर्ड एनर्जीज, हेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। ये आपका आंसर होगा सेकंड का। तो यहां पर या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको आंसर और टुकड़ों में लिखना है तो आप ऐसे लिख दें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हाई, नंबर 1, नंबर 2 आयनाइजेशन एनर्जीज आर हाई, और नंबर 3 हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लो। तो आप ये कहोगे रिलीज्ड एनर्जी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड एनर्जी, हेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पूछा है मोर नेगेटिव E0 वैल्यूज फॉर Mn एंड जिंक। मैग्नीज और जिंक की जो अनएक्सपेक्टेडली क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसका रीजन क्या है। तो आप देखोगे मैग्नीज जब +2 में होता है तो Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 होता है, और यहां पर Zn+2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो 3d10 आएगा। मतलब कहने का ये हुआ जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोनों का वो कैसा होता है, वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने की वजह से हाईली स्टेबल होता है। तो आपको आंसर देना होगा इट इज ड्यू टू देयर हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस in +2 oxidation states, as in manganese it is half filled and in zinc it is fully filled। तो ये डिस्कस हो गया क्वेश्चन नंबर 26। इसको रब करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 27 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी बताई गई है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो 27 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिया है एनिलीन, फिर है इथेन अमाइन, चलो इसको हम ए ले लेते हैं, इथेन अमाइन, ये बी ले लिया हमने, और फिर है 2 इथाइल इथेन अमाइन, नहीं 2 इथाइल इथेन अमाइन, हाँ ठीक है 2 इथाइल इथेन अमाइन। टू इथाइल इथेन अमाइन, ये कंपाउंड कैसे हो सकता है? ये सी ले लिया। अब इनको अरेंज करना है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बेटा ये तो इथेन अमाइन का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 NH2, ये तो हो गया इथेन अमाइन।
एनिलीन ये है, और ये है 2 इथाइल ईथेन अमाइन। बड़ा कंफ्यूजिंग है। ईथेन अमाइन अगर कहा है तो ईथेन अमाइन का मतलब ये 2 कार्बन होंगे और इस तरीके से यहां पे अगर हम NH2 ले लें तो 2 इथाइल, ये बात समझ में नहीं आ रही इथाइल ग्रुप कैसे लगेगा। खैर इस कंपाउंड में कोई ना कोई गलती है लिखने में। 2 इथाइल ईथेन अमाइन नहीं हो सकता। एक मिनट रुकिएगा, एक जगह से और चेक करते हैं। N इथाइल होगा। ये 2 इथाइल लिख दिया, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा N इथाइल। N इथाइल अगर कहा है तो ये एक H हटके यहां भी क्या होगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH2CH3, ये हो जाएगा CH2CH3। तो इनको सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ध्यान देना बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाला पार्ट सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये सॉल्युबिलिटी को कम करता है क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता है। तो बेंजीन रिंग का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां रिपल्शन पानी के साथ बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अनडाउटेडली सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी। अगर यहां पे आपको डाउट है तो हम आपको बता दें ये डाईइथाइल अमाइन बोला जाता है, इसकी सॉल्युबिलिटी एनिलीन से ज्यादा होती है। तो फिर ये सी आएगा और यहां पर क्या आएगा, ये ए आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में एक तो लिया है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये ए ले लिया हमने। दूसरा लिया है इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, इसे हमने बी मान लिया। और तीसरा लिया है इथेनॉल, ये सी। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन भी बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड्स भी बनाते हैं। लेकिन एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसके बाद एल्कोहल्स का नंबर आता है। और अमाइंस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एल्कोहल्स से भी कमजोर होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम होती है। और एसिड्स में तो आपने पढ़ा ही होगा कि डाइमर भी बन जाता है। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपके समझ में आ रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ए का, उसके बाद नंबर आएगा सी का, और फिर नंबर आएगा यहां पर बी का। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है रब कर लेते हैं इसे। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है एक तो दिया गया है मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन का मतलब हो गया CH3NH2, ये हमने ले लिया ए। दूसरा है NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, मतलब तीनों तरफ जो ग्रुप लगा होगा वो मिथाइल होगा। ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ये टर्शरी हो गया। सी है एन मिथाइल मीथेन अमाइन, मतलब एन
ये H है और ये CH3 है, ये सेकेंडरी हो गया। और आपसे कहा है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा ये भी आपका पढ़ा हुआ है, अगर मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, एक्वस सॉल्यूशन में कहा है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में जब ग्रुप ये मिथाइल होता है तो 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। दैट इज जो आपका आंसर आएगा 2 डिग्री कौन सा है, बी, फिर आएगा ए, और इंक्रीजिंग में करना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको, मतलब बी, फिर आएगा ये सॉरी 2 डिग्री सबसे पहले आता है। 2 डिग्री है कौन सा, 2 डिग्री है ये वाला सी का सबसे ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर आएगा ए, और फिर ए के बाद आएगा बी। तो ये आपका पढ़ा हुआ होगा। ये इसके तीनों पार्ट्स हो गए। इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको दे रखी है। इंटरनल चॉइस है, इंटरनल चॉइस का जो और करके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेनमाइन, मतलब इथेनमाइन है CH3 CH2 NH CH3, तो ये एक सेकेंडरी अमाइन है बेटा। और दूसरा लिया है NN डाई मिथाइल इथेनमाइन, मतलब CH3 CH2 N, और यहां पर 2 मिथाइल लगाए हैं। ये बेटा टर्शरी है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? तो अगर आप आंसर में केवल ये लिख देते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, तो काफी है। जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता होगा, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। जब आप सेकेंडरी अमाइन ये वाला इसको ट्रीट करोगे तो सल्फोनामाइड बनेगा जो कि सॉलिड होगा, और जब टर्शरी को ट्रीट करोगे तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये गैस ही रहेगा। और ये क्या करेगा, ये इतना आपको लिख देना है, हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं व्हेन दीज अमाइंस आर ट्रीटेड विद C6H5SO2Cl, जो ये वाला है, इट फॉर्म सॉलिड सल्फोनामाइड वेयर एज इट डज नॉट रिएक्ट एंड रिमेन्स इन गैसियस स्टेट। इतना काफी है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बेटा, राइट द रिएक्शन फॉर कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का कैटेलिटिक रिडक्शन करना है, तो कर लेते हैं। ये रहा नाइट्रोबेंजीन, इसका अगर कैटेलिटिक रिडक्शन करोगे, मतलब कोई मेटल ले लो ऑब्लिक H2, जैसे Ni/H2 ले लो, तो आपको पता होगा इतना करने पर यहां क्या बनता है, यहां बनता है एनिलीन। और फिर इन्होंने कहा है फॉलोड बाई रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विद ब्रोमीन वाटर। तो अगर अब आप ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको पता होगा कि जो अमाइनो ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस तरीके से यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्राई ब्रोमो एनिलीन होता है। यहां भी Br आएगा। इन कंडीशंस को जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन कंडीशंस को, तो आपको याद आ जाएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल। थर्ड पार्ट में बोला गया है ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। और इसी में दूसरा जो दिया गया है ब्यूटेन 1 अमाइन, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां NH2 है। तो पूछा है कि
विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई? तो ऑफ कोर्स एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा, बिकॉज इट फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एज कंपेयर टू दिस वन, और एंड दिस इज ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो आप लिखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज OH ग्रुप फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एज कंपेयर टू NH2 ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, पहले इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है एक मेटल है क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 क्यूबिक सिस्टम्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। मेटल सेम है, मतलब एटॉमिक मास सेम होगा, वो FCC में भी क्रिस्टलाइज कर लेता है और वो BCC में भी क्रिस्टलाइज कर लेता है। ठीक है, जब वो FCC में है तो जो यूनिट सेल एज लेंथ है, भाई FCC में करेगा तो Z कितना हो जाएगा 4, आपको पता है। BCC में करेगा तो Z कितना हो जाएगा 2। इन्होंने कहा है कि यहां पर जो एज लेंथ है वो है 3.5 एंगस्ट्रॉम, यानी हम कह सकते हैं 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 आ जाएगा। अब ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यहां पर एज लेंथ बताई गई है 3.0 एंगस्ट्रॉम, मतलब हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। आप क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज। यहां और यहां डेंसिटीज में रेशियो निकालिए। तो अगर हम यहां डेंसिटी निकालें तो भाई डेंसिटी निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, Z मोलर मास, नीचे क्या आता है Na आता है, और साथ में क्या होता है, ये A क्यूब होता है, राइट। तो चलो यहां पर हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। Z कितना रख दिया हमने 4, मोलर मास नहीं पता है, ऐसे रहने दो, Na को ऐसे रहने दिया, और ये हमने रख दिया 3.5, इसका क्यूब हो जाएगा, और इंटू क्या होगा यहाँ 10 टू दी पावर -8 का क्यूब करोगे तो -24 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डेंसिटी यहां पे निकालें तो Z इंटू M अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा Na इंटू A क्यूब। तो देखो बेटा ध्यान से, Z हमने रख दिया, Z कितना होगा 2, M की जगह M ही छोड़ दिया, Na दोनों जगह सेम ही होगा, और यहां हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 10 टू दी पावर -24 होगा। जब हम रेशियो निकालेंगे डेंसिटीज का, इसकी डेंसिटी अपॉन इसकी डेंसिटी, डेंसिटी इन FCC अपॉन डेंसिटी इन BCC, तो देखो जरा ध्यान से देखो, इस वाले को हम डिवाइड करेंगे इस वाले से, तो ये M और M तो कट जाएगा, ये वाला 4, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये इसका वाला 2 आ जाएगा। अच्छा ये भी कटेगा, ये जो वैल्यू है ये ऊपर पहुंचेगी इंटू 3 का क्यूब, और नीचे जो वैल्यू पहुंचेगी वो होगी 3.5 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। तो बेटा यहां से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1.26:1 यही होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर देता हूं ये वैल्यू कितनी आ रही है। (27 × 2) ये हो गया 54। 54 को डिवाइड किया 3.5 से, 3.5 फिर से डिवाइड किया 3.5 से, फिर से डिवाइड किया 3.5 से, तो बेटा यही आ रही है वैल्यू 1.26:1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। 28 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में
कहा गया है 3 अमाइनो एसिड्स आर गिवन, 3 अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं, जरा देख लो कौन कौन से हैं। एक तो है एलेनीन, एलेनीन CH3 CH NH2 COOH, एक तो ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है COOH एक काम करेंगे हम लोग, लिखने का तरीका अपन लोग ऐसे रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन पार्ट इधर उधर आ जाए, और ये यहां पर हमने ले लिया NH2 और ये ले लिया CH3। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड को भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, हालांकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इसमें। इसको ऐसे ले लिया हमने, ये C के साथ CH2 COOH, इस तरफ रखा हमने COOH, इस तरफ रखा हमने NH2 और ये ले लिया हाइड्रोजन, ये एस्पार्टिक एसिड है। और तीसरा लिया गया है लाइसीन, लाइसीन में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, इसको भी इसी तरीके से ले लिया COOH और यहां हमने ले लिया ये H है, ये NH2 ले लिया और इधर होगा CH2 4 बार और फिर NH2, इस तरीके से है। ठीक है बेटा, ये 3 दिए गए हैं अमाइनो एसिड्स। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन लिखने में ही आधा वोट चला गया, तो इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा, मेक 2 ट्राईपेप्टाइड्स यूजिंग दीज अमाइनो एसिड्स, मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ केसेस। इन 3 अमाइनो एसिड्स को यूज करके आपको 2 ट्राईपेप्टाइड बनाने हैं। ये 2 नंबर का है पहला पार्ट। तो ट्राईपेप्टाइड बनाने के लिए हमें 3 अमाइनो एसिड्स लेने पड़ेंगे। इसे हम यहीं से शुरू कर देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, ये चलो एलिनीन इधर, भाई करना क्या है, एक हम आपको बना के दिखाते हैं। ये हमने एलिनीन को रखा, फिर हम इसको उठा लेते हैं। इसको उठाया तो NH C डबल बॉन्ड O OH और ये NH, ये प्लस लगा है बीच में, ये वाला H, थोड़ी जगह दे देते हैं। अच्छा, C डबल बॉन्ड O OH, इसको उठा के रख रहे हैं, तो प्लस H NH CH CH2 COOH और ये इधर हो गया C डबल बॉन्ड O OH। तीसरा उठा के रख लिया हमने यहां पे, प्लस H NH CH CH2 4 बार NH2 और ये है COOH। बेटा जब हम पेप्टाइड बनाते हैं तो एक का OH और एक का H निकाल देते हैं, ऐसे इसका OH और इसका H निकाल देंगे और इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, यहां पर ये हम बॉन्ड बना देंगे। थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया लेकिन ये ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। यहां पे N
ऐसे, और नीचे क्या रहेगा ये H। ऐसे यहां पर बनाओगे, ये करने के बाद तो ये होगा N और ये होगा ये H। तो ये एक ट्राइपेप्टाइड बन गया। और इसमें कहा पेप्टाइड लिंकेज शो करो, इट इज पेप्टाइड लिंकेज, C डबल बॉन्ड O NH, ये पेप्टाइड लिंकेज है, इट इज पेप्टाइड लिंकेज, C डबल बॉन्ड O NH। अच्छा, ये जो आपने ट्राइपेप्टाइड बनाया, इसमें जो पहले था वो क्या था, एलेनिन था, ALA। फिर कौन था, उसके बाद था एस्पार्टिक एसिड। फिर कौन था, फिर लाइसीन था। ये एक ट्राइपेप्टाइड माना जाएगा। अब आप क्या करें, दूसरा ट्राइपेप्टाइड बनाने के लिए इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें। सीक्वेंस में मान लो आपने फिर क्या किया, पहले एलेनिन लिया, फिर आपने लाइसीन ले लिया, और फिर आपने क्या लिया, एस्पार्टिक एसिड ले लिया। तो ये दूसरा ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। बनाना इसी तरीके से है, जैसे ये बनाया वैसे ये वाला बना देना। ये वाले का सीक्वेंस ये आया तो दूसरा वाला जो आप बनाओगे उसमें सीक्वेंस चेंज कर देना। जब आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो अलग ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, इस तरीके से। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिप्रेजेंट एलेनिन इन द ज़्विटर फॉर्म। ये एलेनिन था। एलेनिन क्या था, जरा ध्यान देना। एलेनिन था CH3 CH NH2 H COOH था। ज़्विटर फॉर्म का मतलब होता है हम क्या करें, प्रोटॉन का एक्सचेंज कर दें यहां पर, तो बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव, और ये आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, और ये नीचे H। ये वाली जो फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे ज़्विटर आयन। तो इसका ज़्विटर आयन दिखाना था, वो हम लोगों ने दिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको रब करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट, F2 Cl2 Br2 और I2, इनको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वैसे तो इन जनरल हम लोग ये पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी घटेगी। लेकिन ये वाला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल बिहेवियर यहां पर होता है। फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगता है, और जो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कैसी होती है, कम। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी यहां पर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आएगा फ्लोरीन, ये इसका थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है यहां पे, और फिर आएगा आयोडीन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, गिव रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। अगर आप हमारे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे, पी पाई डी पाई करके है, तो वहां हमने लिखाया है टू फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड साइज शुड बी स्मॉल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, साइज ऑफ बिस्मथ इज वेरी लार्ज, भाई डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ता है, एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी स्मॉल, हेंस इट कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। 11th का क्वेश्चन है, हालांकि 16th ग्रुप से रिलेटेड है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है, तो ऑक्सीजन की हाईएस्ट होनी चाहिए थी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए थी। लेकिन ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, लीस्ट नेगेटिव होती है। उसकी वजह होती है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगता है। तो थर्ड पार्ट का आपको आंसर देना होगा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट हैज more inter-electronic repulsion and its electron gain enthalpy becomes least negative in the group। तो ये बेटा सेक्शन सी डिस्कस हो गया। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी।
बस यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर डिस्कस करके बताया जा रहा है। सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़े टफ हैं, मुझे लगता नहीं कि इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ आने चाहिए, लेकिन बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, जैसा टेस्ट पेपर आपका आता है वैसे ही हैं। तो तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। सैम्पल पेपर डिस्कस करने के बाद मैं कुछ अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाऊंगा और वो क्वेश्चन पेपर्स करने के लिए आपको पहले टाइम दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए देखते रहिए। प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।